रिच हिस्ट्री पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में तो है सरदार जी। आपने फिर जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं, अभी 1000वां तारीखी वनडे मैच है। आपकी प्लेइंग 11 क्या है? आप क्योंकि प्लेइंग 11 बताने में काफी महारत रखते हैं। देखिए, शहनशाह अफरीदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा, उससे ये नतीजा अखज़ होता है कि मेरे ख्याल में कल ओपनिंग जो है साहबजादा फरहान और उनके साथ मास लागत करेंगे। वन डाउन पोजीशन पे आपके बाबर आजम आ गए, नंबर 4 पे सलमान अली आगा, नंबर 5 पे अब्दुल समद, नंबर 6 पे शादाब खान, नंबर 7 पे आपके आ गए अफाद मिनास, नंबर 8 पे शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 9 पे हारिस रऊफ, नंबर 10 पे इब्रार अहमद और एक नाम शायद आप बैटिंग में, नाम शायद में सलमान अली आगा तो हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शामिल हुसैन की प्लेइंग 11 में जगह बनती है? शामिल हुसैन की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। मैं आपको ये बता दूं कि विकेट कीपर आपने गाजी गोरी गाजी गोरी को अगर डालें तो 11 पूरे हो गए। छठे सातवें पे खेलेंगे। छठे पे आपका गाजी गोरी आ जाएगा, 7वें पे आपका शदाब आ जाएगा और 8वें पे आपका अबरार मिनाज आ जाएगा। इब्रार और अरफात मिनाज। 9वें पे आपका आ गया अबरार अहमद। मतलब सुफियान नहीं खेल रहा, सुफियान मुकीम नहीं खेल रहे, रोहिल नजीर नहीं खेल रहे और नसीम शाह नहीं खेल रहे। शामिल हुसैन व्हाई नॉट नसीम शाह? देखिए, आप विकेट को अगर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल जिस तरह का यहाँ पे विकेट बनाया गया ना, तो ये स्पिन के लिए पैराडाइज विकेट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई रिस्क लेके आप तीसरा पेसर जो खिलाएंगे। मेरे ख्याल पे स्पिनर यहाँ पे डोमिनेट करेंगे और इसीलिए सलमान अली आगा जो है वो आपको चौथे ऑप्शन के तौर पर हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा। शाहीन और हारिस रऊफ ऑटोमेटिक चॉइस है ओडीआई टीम की। देखिए, अगर वनडे परफॉर्मेंस कप्तान है, देखिए एक तो कप्तान है, वो ऑटोमेटिक चॉइस होगी। और हारिस रऊफ का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें, आपको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद होगी, आपको साउथ अफ्रीका की सीरीज याद होगी, आपको रिसेंटली बांग्लादेश की जो सीरीज है वो याद होगी। उसमें हारिस रऊफ ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये देखते हुए तो मुझे ये दो जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस लग रहे हैं फास्ट बॉलिंग की, जहां तक बात है। और किंग बाबर ऑन नंबर 3, बाबर आजम नंबर 3 पे खेलेंगे। 4 पे आपके सलमान अली आगा हो गए, नंबर 5 पे आपके गाजी गोरी हो गए, नंबर 6 पे आपके अब्दुल समद हो गए, नंबर 7 पे शादाब और नंबर 8 पे आपके इब्रार मिनाज हो गए। फिर नंबर 9 पे इब्रार हो गए और 10 पे आपको इब्रार मिनाज, शाहीन और हारिस, ये बनती है। अच्छा, मास सिदाकत जो है बांग्लादेश में वनडे टूर करके आए हैं, मास सिदाकत भी, शामिल हुसैन भी। तो शामिल के ऊपर इनसार आपको क्या लगता है, मतलब आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, आपको अगर टॉप ऑर्डर में 2-3 को खिलाना है ना, तो फिर आप साहबजादा फरहान को तो ड्रॉप नहीं कर सकते। नहीं, साहबजादा तो मस्त खेलेंगे। हाँ, तो साहबजादा के साथ मास ताकत खेलेंगे क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है। पीएसएल में भी बेहतर परफॉर्म किया और जो ओडीआई सीरीज लास्ट हुई थी उसमें भी थोड़ा बेहतर किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लेफ्ट और राइट इनका जो कॉम्बिनेशन है वो मास ताकत के साथ ही जाएंगे। और एक और मुझे टेक्निकल सवाल बताएं, कैसा लग रहा है आपको साइम अयूब और फखर जमान के बगैर पाकिस्तान की ओडीआई टीम? देखिए, फखर जमान तो परफॉर्मर हैं, उनको शायद इंजरी की वजह से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन साइम अयूब को जितने चांसेस मिले, जितने मौके साइम अयूब को मिले, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री का शायद ऐसा कोई ओपनर नहीं होगा जिसको इतने चांसेस मिले हो। तो मेरे ख्याल में उनको रेस्ट जो है वो बनता था, क्योंकि बाज औकात जो है ना मेंटली आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है। तो शायद उसलिए भी सिलेक्टर ने इनको दिए रेस्ट दी हो। लेकिन बहुत लंबे अरसे से वो परफॉर्म नहीं करे, T20 के अंदर परफॉर्म भी नहीं करे, इंटरनेशनल स्टेज पे भी नहीं करे और फिर हालिया पीएसएल में भी उनकी कारकर्दगी को इस तरह की थी नहीं कि उन्हें टीम में रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये राइट डिसीजन है। ओके, एंड हाउ इम्पोर्टेंट गेम फॉर शाहीन एंड हारिस? लाहौर कलंदर बीच समंदरी जो है ना, उनकी कश्ती किनारे नहीं लग सकी थी, फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ, फिर शाहीन को पहला टेस्ट खिला के सिलर टेस्ट से बेंच पर बिठाया गया था और मेरा ख्याल है कि लास्ट 6-7 ओडीआईज में शाहीन के 10 आउट भी नहीं होंगे, मेरा गेस है। क्योंकि अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस कोई नहीं है इन दोनों लड़कों को। अब नसीम को बेंच पे, मतलब आप प्लेइंग 11 ये फील करते हैं ये हो सकती है, तो नसीम बेंच पे हो, ये दोनों हो, क्रिटिसिज्म का भी शिकार हैं। हाउ इंपॉर्टेंट गेम फॉर दिस? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत लंबे अरसे से कोई इस तरह की इंपैक्टफुल बॉलिंग उन्होंने नहीं की। हारिस रऊफ की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने वो 2 सीरीज तो जिताई थी, इवन बांग्लादेश की सीरीज में भी अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन नसीम शाह बहुत लंबे अरसे से ना तो व्हाइट बॉल में परफॉर्म करे ना रेड बॉल में परफॉर्म करे। उसको तो चांस भी नहीं मिलता। ये भी वर्ल्ड कप के अंदर नसीम का बेंच पे बैठना नहीं बनता था। नहीं, मैं नसीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूं। नसीम जो बेंच पे बैठा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। शाहीन शाह, देखिए नसीम शाह के मसले मसाइल हैं, वो कभी भी एक मैच खेलते हैं दूसरे में आउट हो जाते हैं। यार कजन, उसको रेगुलर चांस दें। इसके मसाइल तो हैं। जितने चांसेस इस मुल्क ने साइम अयूब को दिए, इतने चांसेस नसीम शाह को देते हैं। देखिए, फिटनेस मिसाइल तो नसीम शाह की है ना, वो फिटनेस मिसाइल तो उन्हीं ने बाकी जोड़ने सारे। आप देखें, नहीं देखे, मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी की टीम में सबसे जो बड़ा मसला है वो फिटनेस का मसला है। वो फास्ट बॉलर चाहे शाहीन शाह अफरीदी ले लें, चाहे खुरम शहजाद ले लें, चाहे अब्बास ले लें, चाहे हसन अली ले लें, इन सब का मसला यही है कि ये 4-4 ओवर के
बॉलर रह गए हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि बाकी अगर नहीं कर रहे, लेकिन हम फिर ये नहीं कर सकते कि अगर वो कितना खराब है तो उससे ज्यादा खराब कौन है। तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को एज ए कप्तान ये प्रूव करना पड़ेगा 2027 तक। अभी जो अनाउंस हो गया है कि सलमान अली आगा बैकअप के तौर पर नायक कप्तान है, तो हालात बदलते मेरे ख्याल में वक्त नहीं लगता। और शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरह परफॉर्मेंस जारी है, अगर वो अप टू द मार्क या एक आधा मैच यहाँ पे नहीं जिताते तो वो डेफिनेटली अपनी कप्तानी भी लूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा। गो कि हारिस रऊफ वनडे में बहुत अच्छा करते हुए रहे, लेकिन T20 के अंदर फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल में भी उनकी परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं है। वो हारिस रऊफ जो 150 की बॉलिंग किया करते थे, जो यॉर्कर और बाउंसर से मशहूर थे, उनकी बॉलिंग में भी, उनके पेस में भी, उनके रिदम में भी थोड़ी बहुत कमी जरूर रही है। अब ये इनको देखना है कि ये जो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया गया, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो विकेट है ये फास्ट बॉलर के लिए कभी भी साजगार नहीं है। कहाँ कल यहाँ पे अगर किसी को 70-80 पड़ जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होगी। ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी स्ट्रेटजी इनको बनानी चाहिए थी, चाहे माइक हसन हो, चाहे कप्तान हो, चाहे कोचेज हो, चाहे थिंक टैंक हो। उनको ये देखना चाहिए था कि 2027 का वर्ल्ड कप जब हमने साउथ अफ्रीका में खेलना है तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ग्रीनिश पिचेस होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। ये जो पिंडी कभी भी यार फास्ट बॉलर फ्रेंडली नहीं रहा, हमेशा से फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली रहा। ये लेकिन, अब लेकिन हमारी याददाश्त में पिछले 5-4 साल में, 5-4 साल में क्या जावेद साहब, ये आकिब जावेद साहब जब से आए थे, जब इन्होंने वो फार्मूला दिया था कि वो रफ कर दे सारा कुछ, तो उसके बाद ये पिंडी की कंडीशन चेंज की गई थी। उसके पहले आप यहाँ हसन अली के देख लें, उनके 5-5 आउट है, उनके 6-6 आउट है। नसीम का हैट्रिक भी है, नसीम की हैट्रिक यहाँ पे है। वो तो सारा फास्ट बॉलर यहाँ पे डोमिनेट करता था। लेकिन अब तो पिंडी का परसेप्शन T20 में 250 वाला बन चुका है। वो आपने चेंज कर दिया ना, विकेट की वो जो इसका नेचुरलपन था वही आपने चेंज कर दिया। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये अब चूंकि आपके पास जो है मार्जिन नहीं है, आपके पास कितने मैचेस है वर्ल्ड कप से पहले, तो मुझे लगता है यहाँ पे ग्रीन ट्रैक होना चाहिए था। इसमें आपके बॉलर्स का भी इम्तिहान होता और इसमें आपके बैटर्स का भी इम्तिहान होता। बहरहाल ये शायद जो टीम बहुत ज्यादा हारती हुई आ रही है, बहुत ज्यादा सीरीज आती हुई है, तो शायद ये एक बूस्ट लेना चाहते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान टीम जीते और एक पॉजिटिव वे के साथ हम वर्ल्ड कप में जाएं। तो ये एक थिंक हो सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगर साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है तो ग्रीन पिचेस पे मैचेस खेलने होंगे। डू यू एग्री विद मी कि ये जो 3 मैचेस हैं, साहबजादा का कुछ स्टेक पे नहीं है, माज का कुछ स्टेक पे नहीं है, आगा का कुछ स्टेक पे नहीं है, विकेट कीपर्स का कुछ स्टेक पे नहीं है, शादाब, हारिस रऊफ, इब्रार और शाहीन शाह अफरीदी, इन 4 बॉलर्स के लिए ये सीरीज ऑल इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करता हूं आपसे। इन पे प्रेशर इसलिए भी रहेगा कि इब्रार के पीछे सुफियान मुकीम बैठे हैं, और सुफियान मुकीम जिस तरह की परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, वो T20 हो, ODI हो, तो उन पे एक प्रेशर तो ये रहेगा। इसी तरह से बेंच पे जो फास्ट बॉलर बाकी बैठे हो, आप अली रजा को ले लें, आप मोहम्मद अली को ले लें, आप दूसरे किसी बॉलर को ले लें, PSM में बहुत अच्छा किया, आकिब जावेद दे लें, अब्बास आफरीदी आपके पीछे बैठे हुए, तो बेंच स्ट्रेंथ पे तो है। और शादाब को बहुत ज्यादा थ्रेट ये रहेगा कि इब्रार भी है, फिर वहां पे सुफियान मुकीम भी है, फिर अब अरफात मिनाज भी आ गए हैं ऑलराउंडर के तौर पर। तो डेफिनेटली इन तीनों पे जो 4 नाम आपने लिए, इन पे हर हाल में प्रेशर रहेगा, क्योंकि अगर ये परफॉर्म नहीं करते, 1-2 मैचेस में इवन परफॉर्म नहीं करते, ओपन तो इनकी रिप्लेसमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली तैयार है। और इनको इस बात का अंदाजा है, डेफिनेटली इनको अंदाजा होगा। अगर मुझे और आपको यहाँ बाहर बैठ के अंदाजा तो अंदर उनके साथ खेलते हैं, उनको ये चीज अंदाजा तो होगी। आपको कितना ट्रस्ट है कि ये लड़के बाउंस बैक कर सकते हैं चारों? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि आज भी अगर आप देखें ना, तो ग्राउंड के अंदर शादाब खान की रिप्लेसमेंट आपको इतनी इजीली नहीं मिलेगी। ठीक है, बॉलिंग में सुफियान मुकीम बहुत अच्छा होगा, इब्रार बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो बैटिंग और फील्डिंग का जो थोड़ा सा क्रिटिक्स का वो फेवरेट है। देखिए ये तो पाकिस्तान के अंदर चलता रहता है ना, कोई मेरा फेवरेट, कोई आपका फेवरेट, कोई किसी का फेवरेट। तनकीद की वजह से फेवरेट रहता है, तनकीद करते हैं उसके ऊपर। देखिए तनकीद ठीक है, जो जायज तनकीद है वो करनी चाहिए, और शादाब खान की परफॉर्मेंस भी कोई इस तरह की नहीं रही कि उनकी बहुत ज्यादा तारीफी की जाए। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इनकी रिप्लेसमेंट अभी तक तैयार है। शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट है, हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट है, तो इनको अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो इनकी जगह कोई और आके अगर कोई वनडे में आके 1-2 विकेट लेके इंपैक्ट डाल के मैचेस जिता लेता है, तो वो तो रातों रात हीरो बन जाएगा। अहमद दानियाल भी तो ट्रैवल कर रहे हैं, अहमद दानियाल भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन इन विकेट्स के ऊपर अहमद दानियाल का मेरा नहीं हाल के कोई रोल होगा, क्योंकि ये जो विकेट्स है स्पिन के लिए फ्रेंडली ट्रैक्स जो हैं, इन पे अहमद दानियाल कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जहां पे थोड़ी सी अहमद दानियाल को स्विंग मिलेगी, मूव होगी बॉल, वहां पे वो थोड़े से इफेक्टिव हो जाएंगे। और हारिस रऊफ और शाहीन शाह के होते हुए, नसीम शाह के होते हुए, मुझे नहीं लगता कि अहमद दानियाल को यहाँ चांस मिलने वाला है। अच्छा, ऑलराउंडर बैटिंग पेसर जो ऑलराउंडर होते हैं वो अमूमन आपको टाइटल्स जितवाते हैं। लांस क्लोजनर की मिसाल हम सबके सामने है, और बहुत सारे ऐसे, हार्दिक पांड्या ने अभी नहीं, इवन के मुस्तकबिल में आप तो अजहर महमूद थे, अब्दुल रज़ाक थे, उनके वो मैचेस थे। अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद और फहीम अशरफ, अब फहीम तो नहीं है, आमिर जमाल भी आस पास है, अंदर नहीं है। हमारे पास इस वक्त ये एक फैक्ट रहेगा, एक मिसिंग पार्ट
देखिए इसमें आमर जमाल को थोड़ा सा एज में इसलिए दूंगा कि आमर जमाल की नहीं फील्डिंग नहीं, बैटिंग, ये जो सिलेक्ट हुए हैं लड़के, देखिए जो सिलेक्ट हुए इसमें अहमद दनियाल का तो मुझे नहीं लगता कि इन 3 मैचेस के अंदर, हाँ लाहौर की विकेट देखनी पड़ेगी कि लाहौर की विकेट, ये जो विकेट है इस पे तो किसी तौर पे मुझे नहीं लगता कि अहमद दनियाल होंगे।